राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट करते चलिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी जो पुख्ता कीजिए। बच्चों, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ऐप के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारा जो ऑनलाइन स्टडी के लिए केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से ऐप जो है वो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो कई बच्चों को जो है इसमें कुछ परेशानियां आ रही थी। बच्चों, शुरू के एक दो दिन जो है 2 या 3 दिन परेशानियां आई क्योंकि ऐप जो पहली बार लॉन्च हुआ था तो उसके कारण कुछ तकनीकी खराबियां भी इसके अंदर आई। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, एक तो ऐप को ना आप इस तकनीकी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वो आप उसको दोबारा डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। दूसरा, फिर भी अगर किसी को परेशानी आती है तो हमारी टेक्निकल टीम से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अपडेट कीजिए पहले। तो जिस बच्चे को पहले दिक्कत आई थी ऐप में वो शुरुआती कारणों के कारण जो है आ सकती है दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं होती। कई चीजें होती हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके। तो आप पहले तो उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करोगे तो बहुत सी प्रॉब्लम तो आपकी सोल्व हो जाएगी क्योंकि ऐप अपडेट हो चुका है। दूसरा, फिर भी किसी को कोर्स खरीदने में या जो वेलकम ऑफर है उससे रिलेटेड या कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों हमारी टेक्निकल टीम से आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9416960333। आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी बच्चों। और सभी डेमो क्लासेस जो है उसमें दिखाई दे रही हैं और आगे की क्लासेस जैसे आप परचेज करोगे तो आगे क्लास जो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी बच्चों। और उसमें जो है कई बच्चों ने हो सकता है पहले देखी हो तो क्लासेस की संख्या कम होगी, अब जो क्लासेस की संख्या बढ़ गई है बच्चों, डेमो क्लासेस की संख्या ही बढ़ गई है। तो आप उसको अच्छी तरह से देखिए, जांचिए, परखिए और उसके बाद जो है वो डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। बच्चों, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अंदर लेक्चर्स के अलावा जो मैटर है, स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ के रूप में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह है वो मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों आपके जो है समय समय पे जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे वो भी ऐप के अंदर होंगे। बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हम आपको देने जा रहे हैं। 1 से ज्यादा टीचर्स की आपको वीडियो मिलेंगे एक सब्जेक्ट पर। मैंने आपको बताया था कि टीम जो है वो हम ये कह सकते हैं हरियाणा की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसकी सबसे बड़ी जो टीम है वो केसी ऑनलाइन क्लासेस पे है। तो इसलिए बच्चों पूरी तरह जांचिए, परखिए, सस्ते के चक्कर में मत जाइए। कई बच्चों की ये भी चीज आई कि सर थोड़ा सा कोर्स महंगा, फीस ज्यादा है। बच्चों, आप क्वालिटी देखिए, आपको जो है रिजल्ट ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा सारा, आप उस पर फोकस कीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अध्यापकों का पद नाम अब लेक्चरर होगा? इनमें से किन अध्यापकों का जो पद नाम अब लेक्चरर होगा बच्चों? पीटीआई, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी? तो बच्चों ये होगा पीजीटी। पीजीटी जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं उनका पद नाम अब लेक्चरर होगा। तो इसके लिए जो पीटीआई अध्यापक हैं, जो पीजीटी अध्यापक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं, उनका एक जो शिष्टमंडल है जो बच्चों वो प्रधान हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से जो है वो मिला था। तो हमारे शिक्षा मंत्री ने उनका आश्वासन दिया है कि अब आगे से जो है वो पीजीटी अध्यापकों का पदनाम क्या होगा? लेक्चरर होगा। इसके अलावा बच्चों उन्होंने एक मांग और की थी कि जो चाइल्ड केयर लीव होती है 180 दिन की, चाइल्ड केयर लीव कितने दिन की होती है बच्चों? 180 दिन की। वो जो है सैंक्शन करने का अधिकार या तो स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाए या जिला शिक्षा अधिकारी को जो है वो लीव सैंक्शन करने का अधिकार दिया जाए। तो इस पर भी जो है हमारे शिक्षा मंत्री ने विचार करने को कहा है।
तो प्रदेश सरकार पीजीटी अध्यापकों का पदनाम बदलकर लेक्चरर कर सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रामफल सहरावत के नेतृत्व में मिले शिष्टमंडल के साथ बैठक में जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक जे गणेशन के साथ मांगों पर चर्चा की। एसोसिएशन प्रधान अनिल अहलावत ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने पीजीटी का पदनाम लेक्चरर करने, चाइल्ड केयर लीव की 180 दिन की मंजूरी के लिए प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकृत करने का भरोसा दिलाया है बच्चों। ठीक है, आप जानते हो हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर है जो जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हमारे वन एवं वन्य प्राणी मंत्री भी यही है बच्चों, पर्यटन मंत्री भी यही है, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी श्री कंवरपाल गुर्जर हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस स्थान पर 3D लेआउट के साथ वॉक थ्रू युद्ध स्मारक तैयार होगा? बच्चों कहता है इनमें से किस स्थान पर जो युद्ध स्मारक तैयार किया जा रहा है उसमें 3D टेक्नोलॉजी और वॉक थ्रू टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। इनमें से किस स्थान पर जो युद्ध स्मारक तैयार किया जा रहा है उसमें 3D टेक्नोलॉजी और वॉक थ्रू टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल होगा? तो बच्चों ये होगा अंबाला में। अंबाला जो हमारा साइंस सिटी है बच्चों, विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी जिसको कहते हैं मिक्सी नगरी। इसके अलावा बच्चों गलीचों का शहर जिसे कहते हैं, आमों का शहर भी कहलाता बच्चों अंबाला। इसके अलावा अप्रेंटिस सिटी मतलब उपकरणों का शहर भी क्या कहलाता है? अंबाला। तो अंबाला के अंबाला छावनी में जो युद्ध स्मारक तैयार किया जा रहा है उसमें 3D टेक्नोलॉजी और वॉक थ्रू टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा बच्चों। और उसमें 1857 की क्रांति जो है, 1857 की जो क्रांति भी थी उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी उसमें प्रदर्शित की जाएंगे 1857 की क्रांति से संबंधित। इसके अलावा बच्चों पानीपत में आप जानते हो काला अम्ब स्थान है जो कि वार हीरो मेमोरियल स्मारक के रूप में तैयार किया जा रहा है, या युद्ध स्मारक के रूप में जो ये तैयार किया जा रहा है काला अम्ब, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। और कल हमने पढ़ा था बच्चों रेवाड़ी में जो है रेजांग ला, कौन सा स्मारक है बच्चों? रेजांग ला स्मारक जो है वो कहां है? रेवाड़ी में। जो 1962 का भारत चीन जो युद्ध था जिसमें अहीर रेजिमेंट का जो बलिदान था उसको समर्पित है ये स्मारक रेजांग ला। तो अब अंबाला छावनी में जो युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है जो तैयार होगा उसमें 3D लेआउट के साथ वॉक थ्रू जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। अंबाला छावनी में बनाए जा रहे युद्ध स्मारक में 1857 की क्रांति को विभिन्न आर्ट वर्क के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की संस्कृति, परंपरा, उनके योगदान को चित्रित करने के लिए व्याख्या केंद्र, संग्रहालय, मेमोरियल हॉल, ओपन एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो का विजुअलाइजेशन जो है किया जाएगा जिसमें वॉक थ्रू और 3D तकनीक का उपयोग होगा। तो कहां होगा बच्चों? अंबाला छावनी में जो युद्ध स्मारक है उसमें। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को पूरा करते हुए स्कूल बसों का कितने महीने का टैक्स माफ कर दिया है? बच्चों आप जानते हो कि कोरोना महामारी के चलते जो है स्कूल वगैरह जो बंद थे, अब स्कूलों को 15 अक्टूबर से जो है 6ठी से 12वीं तक खोलने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद जो है उनकी जो स्कूल बसें थी उनका जो टैक्स है वो लग रहा था। तो इस मामले में स्कूलों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और हमारे परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा से मिला था। तो और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि उनका स्कूल बसों का टैक्स जो माफ किया जाए। तो फिलहाल जो है सरकार ने 4 महीने का जो उनका टैक्स है वो स्कूल बसों का माफ कर दिया, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने महीनों का? 4 महीनों का। और हमारे परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जो कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो अक्सर के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र हमारे हरियाणा की है बच्चों। जो हमारे अगर हम बात करें खनन एवं भूविज्ञान मंत्री भी हैं श्री मूलचंद शर्मा, उन्होंने कहा इससे आगे का, जुलाई से आगे का जो टैक्स है उस पर कोई भी फैसला जो है वो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी वो लेंगे। तो फिलहाल कितने महीनों का जो टैक्स है वो बसों का माफ कर दिया गया, वो 4 महीनों का टैक्स।
तो अगला देखिए, अगला बच्चों, पिछले 12 दिनों में प्रदेश में पंजाब से कितने प्रतिशत कम पराली जली है। बच्चों ये हम बहुत दिन हो गए पढ़ते पराली के बारे में, फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जो है सरकार पूरी नजर रखे हुए है, क्योंकि जो आगे सर्दियों में जो कोहरा होता है दिल्ली पे खास करके कोहरे से जो ढक जाती है, उसके लिए जो है वो निकटवर्ती जो राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, उसके किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि फसल अवशेष प्रबंधन न करके वो फसल अवशेषों को जलाते हैं, पराली आदि को जलाते हैं। और हम बार बार आप लोगों को भी समझाते हैं और आप लोगों को कहते हैं किसानों को ये चीज समझाई जाए कि पराली जलाने से क्या होता है बच्चों, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, जिससे अगले फसल में उसको जो है खाद वगैरह उर्वरक वगैरह ज्यादा डालना पड़ता है। इसके अलावा अगर उसको फसल अवशेषों का प्रबंधन करें, उनको मिट्टी में मिलाए, तो उसकी उर्वरा शक्ति 15 से 20% बढ़ जाती है बच्चों। और इसके लिए करनाल में डीकंपोजर जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था, सरकार तरह तरह की स्कीमें जो हैं वो लेके आई है, पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित जो मशीनरी है वो सब्सिडी पे किसानों को उपलब्ध जो है वो करवाई जा रही है। और उसके लिए हायरिंग सेंटरों की संख्या भी बढ़ा के जो है वो 1500 जो करने की घोषणा की थी। इसके अलावा कल वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रेड जोन में आने वाली पंचायतें हैं उनको अगर वो इसको कंट्रोल करती हैं, पराली जलाने आदि को कंट्रोल करती हैं, तो उन्हें स्टेट लेवल पर जो पुरस्कृत किया जाएगा। उसके लिए पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए का और तीसरा पुरस्कार जो है वो 3 लाख रुपए का जो है वो घोषणा की थी, कल वीडियो में हमने पढ़ा था। तो अब कहता 12 दिनों में प्रदेश में पंजाब से कितने प्रतिशत कम पराली जली है, तो बच्चों 17% जो है वो पंजाब से कम पराली जो हमारे प्रदेश में पिछले 12 दिनों में जली है। बच्चों हमारे प्रदेश में 526 स्थानों पर जो है वो पराली जलाई गई है पिछले 12 दिनों की बात करें, जबकि पंजाब में जो है 3146 स्थानों पर जो है वो पराली जलाई गई है। लेकिन बच्चों ये बात चिंता की इसलिए है कि पिछली साल की तुलना में इस साल हमारे प्रदेश में पराली जो वो ज्यादा जलाई जा रही है। हरसेक की रिपोर्ट के मुताबिक धान की सीजन के पहले पखवाड़े में हरियाणा में पंजाब से 17% कम अवशेष जले हैं। हरियाणा में अब 526 जगह धान के अवशेष जलाए जा चुके हैं, जबकि पंजाब में 3146 जगह धान अवशेष या पराली को आग लगाई गई है। पंजाब में नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा, हालांकि हरियाणा में भी महज 12 दिन में 526 जगह अवशेषों में आग लगाई गई। यह घटनाएं चिंतनीय है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष धान के सीजन में ज्यादा पराली जो है वो जलाई जा रही है। और मुख्य सचिव विजय वर्धन जो हमारे 34वें मुख्य सचिव हैं, केसनी आनंद अरोड़ा के रिटायर होने के बाद जो है जो बने बच्चों 1 अक्टूबर को जिले के डीसीओ को सख्त निर्देश दिए कि पराली व धान अवशेष न जलाए जाएं। और डीसी के अध्यक्षता में एसडीएम, तहसीलदार, कृषि अधिकारी और संबंधित पटवारी व ग्राम सचिव को शामिल कर कमेटियां गठित की गई हैं। और कल वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों, जहां भी पराली जलाई जाएगी उस क्षेत्र से संबंधित जो सरपंच हैं या ग्राम सचिव हैं या कृषि अधिकारी हैं, उन सबको बच्चों जो दिन में 2 बार जो है वो एसएमएस के जरिए जो है जानकारी दी जाएगी। तो अगला देखिए, नेक्स्ट बच्चों, किस ऊर्जा संयंत्र के लिए जमीन देने वालों को हाई कोर्ट ने सरकार को नौकरी देने पर विचार करने को कहा है? तो बच्चों यह किया है गोरखपुर। जो हरियाणा की पहली नाभिकीय अणु परियोजना है वो कहां स्थापित की गई है? गोरखपुर में बच्चों। गोरखपुर जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो हमारा पिंक सिटी कहलाता फतेहाबाद, उसका गांव है गोरखपुर। पहले बच्चों इसका नाम जो है कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र था, कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र रखा गया था। इसमें जो 3 गांव की जमीन है बच्चों शामिल, गोरखपुर की सबसे ज्यादा है कुमारिया और इसके अलावा काजल हेड़ी, इन गांव की जो जमीन है वो इसके अंतर्गत आई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जमीन एक्वायर की गई थी वो गोरखपुर की थी।
तो पहले इसका नाम कुमारिया नाभिकीय संयंत्र रखा गया, तो गोरखपुर के लोगों ने इसका विरोध किया कि सबसे ज्यादा जमीन जो हमारे गांव की गई है तो नाम हमारे गांव के नाम पे होना चाहिए, तो इसका नाम जो है गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो कर दिया गया। हरियाणा की पहली अणु परियोजना है बच्चों ये, ठीक है, पहली नाभिकीय परियोजना है। इसके अलावा कहते हैं कि 2 योजनाएं जो है, एक अगली योजना जो दूसरी उस पे भी जो है विचार चल रहा है, वो हिसार में या भिवाड़ी में कहीं एक जगह लगाई जा सकती है। तो ये जो है बच्चों 13 अगस्त अगर हम बात करें तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो श्री मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी, और 13 अगस्त 2014 को इसकी नींव रखी गई थी। 13 अगस्त 2014 को इसकी क्षमता जो वो 2800 मेगावाट है। कितनी क्षमता है बच्चों? 2800 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। तो हरियाणा की पहली जो हम कह सकते हैं अणु परियोजना या नाभिकीय परियोजना है, कहां है? गोरखपुर फतेहाबाद में। अगर हम बात करें बच्चों खेदड़ गांव की, खेदड़ गांव हिसार में है, तो यह भी प्रसिद्ध है। इसका भी क्वेश्चन जो है HSSC पूछ चुकी कई बार। आपने सुना होगा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां लगाया गया है? तो वो खेदड़ में। कई बार बच्चों खेदार लिखा होता है, ये अंग्रेजी में नाम है KHEDAR, एक्चुअल में इसका नाम है खेदड़। खेदड़ गांव में लगाया गया बच्चों। तो ये जो प्लांट है ये 1200 मेगावाट का है। 2010 में जो है ये परियोजना शुरू की गई थी। 2007 में बच्चों परियोजना जो है वो शुरू की था निर्माण, और 2010 में चालू हो गई थी, ठीक है। तो 1200 मेगावाट की ये परियोजना है, 1200 मेगावाट। और अगर हम ये कहें उत्तर भारत की मेगा परियोजना है बच्चों, ये उत्तर भारत की मेगा परियोजना है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है खेदड़ में है। अगर हम बात करें झज्जर की, तो बच्चों झज्जर में जो है वो 2 विद्युत तापीय परियोजनाएं हैं। थर्मल पावर प्लांट विद्युत तापीय परियोजनाएं जो हैं वो झज्जर में 2 हैं बच्चों। वो कहां कहां है? एक तो नाम है अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, तो यह झज्जर में है बच्चों। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता 1500 मेगावाट। और दूसरा बच्चों झाड़ली में, दूसरा कहां है? झज्जर के झाड़ली में, ठीक है। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां है? झाड़ली में, वो भी झज्जर में बच्चों, ठीक है। तो उसकी क्षमता है 1320 मेगावाट। कितनी क्षमता है जो झाड़ली में बच्चों? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट उसकी जो है क्षमता है। इसके अलावा पानीपत की अगर हम बात करें बच्चों, तो पानीपत के आसन गांव में, पानीपत के आसन गांव में पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है। पानीपत के आसन गांव में पानीपत तापीय विद्युत परियोजना बच्चों, ये क्वेश्चन भी HSSC कई बार पूछ चुकी है। और इसकी अगर हम बात करें क्षमता 1367.80 मेगावाट, 1367.80 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे कि किस ऊर्जा संयंत्र के लिए जमीन देने वालों को हाई कोर्ट ने सरकार को नौकरी देने पर विचार करने को कहा। तो गोरखपुर जो नाभिकीय संयंत्र है उसमें जिनकी जमीन आई है, तो सरकार ने बच्चों ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें जो है नौकरी नहीं दे सकते। तो अब हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो जमीन अधिग्रहण की गई थी तो ये सरकार, हरियाणा सरकार के थ्रू ही की गई थी, तो सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। वो इस चीज पे पुनः विचार करे कि जिनकी जमीन जो है इस संयंत्र में आई है उनको जो नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हैं वो केसी पब्लिकेशंस या कृष्णिया क्लासेस जो है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हर रोज की जो क्लास है उससे रिलेटेड पीडीएफ जो यहां मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा
साहित्यकार केसरा राम को पंजाबी भाषा के समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने वाले सबसे बड़े साहित्यकार पुरस्कार डाहा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहित्यकार केसरा राम प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? बच्चों, ये इंटरनेशनल लेवल का पंजाबी साहित्य का पुरस्कार है, इंटरनेशनल लेवल का बच्चों, डाहा पुरस्कार। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है साहित्यकार केसरा राम को अगर हम बात करें तो 25,000 जो कैनेडियन डॉलर हैं वो इनाम राशि के रूप में मिलेंगे। लगभग 14 लाख रुपए जो हैं इनको इनाम राशि के रूप में जो है मिलेंगे। और अगर हम बात करें बच्चों इनकी जो रचना है, कौन सी रचना? जनानी प्योद, जनानी प्योद के लिए पुरस्कार इनको मिलेगा। इसके अलावा बच्चों ये जो संस्था है इसमें 2 फाइनलिस्ट रचनाएं भी जो हैं वो भी उनको ही पुरस्कृत किया जाता है। उसके लिए एक रचना है पाकिस्तान के साहित्यकार की और दूसरी जो है कनाडा के साहित्यकार की। तो पूछता ये केसरा राम जो बच्चों कहां से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं मैग्नेट सिटी हिसार से। कहां से? मैग्नेट सिटी हिसार से, जिसे स्टील सिटी कह सकते हो आप। फिरोजा नगरी हिसार ए फिरोजा इस्पात नगरी, सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन कहां होता है? हिसार में होता है बच्चों। तो वहीं से संबंध रखते हैं केसरा राम। तो बच्चों पंजाबी भाषा के समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने वाली सबसे बड़े साहित्यकार डाहा पुरस्कार के लिए इस बार हरियाणा के हिसार जिले के सेक्टर 16 सत्रह निवासी केसरा राम का चयन उनके कथा संग्रह जनानी प्योद के लिए किया गया है। जनानी प्योद के लेखक केसरा राम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके 5वें कहानी संग्रह को इस सम्मान के योग्य पाया गया। यह उनका कौन सा कहानी संग्रह है बच्चों? 5वां। बीएसएनएल में एसडीओ के, जो आप जानते हो बच्चों भारत संचार जो है वो निगम लिमिटेड, बीएसएनएल में एसडीओ के पद से रिटायर होने के बाद केसरा राम ने खुद को पढ़ने और लिखने के लिए समर्पित किया। पुरस्कार विजेताओं को 7 नवंबर को कनाडा के वैंकूवर में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कब सम्मान दिया जाएगा? 7 नवंबर को बच्चों। केसरा राम ने बताया डाहा जो पुरस्कार है उसके तहत पंजाबी साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए गुरुमुखी शाहमुखी में प्रकाशित होने वाली सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष दिए जाने वाले इस पुरस्कार की इनामी राशि 25,000 कैनेडियन डॉलर, लगभग 14 लाख रुपए है। तो बड़ी अच्छी राशि है बच्चों। इसके अतिरिक्त 2 फाइनलिस्ट, एक गुरुमुखी में और दूसरा शाहमुखी में प्रकाशित कथा पुस्तकों को भी 10,000 कैनेडियन डॉलर प्रत्येक को पुरस्कार दिए जाते हैं। इनके लिए इस बार जुबैर अहमद लाहौर पाकिस्तान, उनकी कथा संग्रह पानी दी कंध और हर किरत्रत कोर चहल, ये कनाडा के इनके उपन्यास आदिम ग्रहण को फाइनलिस्ट घोषित किया गया। मतलब इनको भी 10-10 हजार कैनेडियन डॉलर जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये कहां से केसरा राम? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये जो आप डिटेल पढ़ना चाहो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। अगला है बजरंग पुनिया व संगीता फोगाट किस तारीख को विवाह बंधन में बंधेंगे? बच्चों विश्व के नंबर 1 पहलवान रह चुके बजरंग पुनिया। आप जानते हो कि बजरंग पुनिया के बारे में? जो बजरंग पुनिया है बच्चों, ये 65 किलोग्राम भार में कुश्ती खेलते थे। 65 किलोग्राम भार में जो है कुश्ती खेलते थे। 2018 एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता था बच्चों। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं? झज्जर के खुड्डन गांव से। झज्जर के खुड्डन गांव से संबंध रखते हैं बच्चों। वर्तमान में जो है ये कई दिनों से सोनीपत में रह रहे हैं और वैसे बेसिकली झज्जर डिस्ट्रिक्ट के खुड्डन गांव से बच्चों ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और संगीता फोगाट आप जानते हैं बच्चों, द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह फोगाट की पुत्री हैं। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, रितु फोगाट, ये सारी जो
द्रोणाचार्य अवार्डी है महावीर सिंह, जो चरखी दादरी जिले के बलाली गांव से संबंध रखती हैं। और इनकी चचेरी बहन विनेश फोगाट, जिसको इस वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया जो हैं वो 25 नवंबर को विवाह बंधन में बंधेंगे। बच्चों, पिछली साल इन्होंने सगाई की थी और इनकी जो अगर हम बात करें प्लानिंग थी वो ओलंपिक गेम्स के बाद जो है वो शादी करने की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो ओलंपिक गेम्स जो है वो स्थगित हुए और इन्होंने 25 नवंबर को जो है विवाह बंधन में बंधने का फैसला किया है। तो बच्चों, नेक्स्ट हमारा हरियाणा विधानसभा में अब किस धार्मिक ग्रंथ को स्थापित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में अब किस धार्मिक ग्रंथ को स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों, यह किया जाएगा गीता को। आप जानते हो बच्चों, गीता की जन्मस्थली हमारा प्रदेश रहा है कुरुक्षेत्र, ठीक है। महाभारत का युद्ध भी कहां हुआ बच्चों? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो गीता जो है उसकी जन्मस्थली हम किसे कह सकते हैं? वो कुरुक्षेत्र जो है वो उसकी जन्मस्थली है। तो इसी स्थान पर बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था बच्चों। तो कहां दिया था, किस स्थान पर? उस स्थान का नाम है ज्योतिसर। किस स्थान पर दिया था? ज्योतिसर पर, ठीक है। और किस पेड़ के नीचे दिया था बच्चों? यह क्वेश्चन भी जो है HSSC पूछ चुकी है। तो वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। इसको अक्षय वट वृक्ष भी कहते हैं बच्चों। कहते हैं कि उस टाइम का ही ये वट वृक्ष है, ठीक है। तो अब जो है हरियाणा विधानसभा में किस धार्मिक ग्रंथ को स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा गीता को बच्चों। इसके अलावा महाभारत युद्ध की जो निशानी है, मेन निशानी जिसको माना जाता है श्री कृष्ण अर्जुन रथ, जिस पर जो है श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था बच्चों, वो भी स्थापित किया जाएगा। विधायकों का जो प्रवेश द्वार है उसके साथ जो है वो अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन रथ भी जो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांच के फ्रेम में जो गीता रखी जाएगी बच्चों, ठीक है। और जैसे ही 13 अक्टूबर को बच्चों इससे रिलेटेड जो है वो कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सारे विधायक अधिकारी जो हैं वो होंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। और जैसे इस गीता का अनावरण होगा तो श्री कृष्ण के जो श्लोक हैं वो गूंजने लग जाएंगे। तो हरियाणा विधानसभा में किस धार्मिक ग्रंथ को स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों गीता को स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक धर्म ग्रंथ गीता को अब विधानसभा परिसर में स्थापित किया जाएगा। यही नहीं, महाभारत में युद्ध की निशानी के रूप में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की भी स्थापना की जाएगी। विधानसभा परिषद में 13 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायक, मंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हरियाणा विधानसभा में विधायकों के प्रवेश द्वार के निकट एक रथ की स्थापना की गई है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा कांच के फ्रेम में गीता भी यहां रखी गई है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन है बच्चों? ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया गीता व रथ पूरी तरह से लाइट एंड साउंड पर आधारित होंगे। इसके अनावरण के साथ ही भगवान कृष्ण के श्लोक जो है वो गूंजने लगेंगे। तो अगला देखिए बच्चों, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्तमान में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? प्रदेश में वर्तमान में गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहूंगा बच्चों कि एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र कहां है? एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र जो वो कहां स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है बच्चों पिंजौर में। कहां पे? पिंजौर में, पंचकुला के पिंजौर में। तो
तो बच्चों ये जो गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र जो पिंजौर पंचकुला में स्थापित किया गया है, यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र है बच्चों। गिद्धों की जो जाति जो लुप्त हो रही थी उसको बचाने के लिए प्रयास किया गया है और काफी हद तक सरकार जो उसमें सफल भी हुई है, क्योंकि गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विश्व में सर्वाधिक गिद्ध यहीं पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक गिद्ध जो है वो कहां पाए जाते हैं बच्चों? इसी संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र में, जो कि पिंजौर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहा है कि इसमें गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बच्चों ये हो गई है 370। कितनी हो गई है? 370। और इस 370 में से 300 जो गिद्ध हैं वो यहीं जन्मे हैं, पिंजौर में ही जन्मे हैं बच्चों। कहां जन्मे हैं? पिंजौर में ही जन्मे हैं। तो ये जो गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र है, यह किसके सहयोग से चला जा रहा है? किसके सहयोग से चला जा रहा है बच्चों? एक तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अलावा और किसकी मदद से चला जा रहा है? रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। इसके अलावा बच्चों जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके सहयोग से चला जा रहा है। नेचुरल बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी, इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ, ये क्वेश्चन जो है बच्चों HSSC पूछ चुकी है, किसके सहयोग से चला जा रहा है? नेचुरल बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी, इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनके सहयोग से चला जा रहा है। तो यहां गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है बच्चों? 370 हो गई है। तो यहां पे एक और कमेंट करके मेरे को बताओ कि अगर हम बात करें कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां है? रेड, ये क्वेश्चन भी HSC पूछ चुकी है, जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां है? तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र बच्चों, जो कि फाउल की 4 जो प्रजातियां हैं उनमें से एक है। फाउल की 4 प्रजातियों में से एक है जो कि अरावलीय क्षेत्र में पाया जाता है और इसको विशुद्ध जो प्रजाति माना जाता है। तो ये रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो बच्चों ये कहां है? तो ये भी पिंजौर के निकट जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा बच्चे पंचकुला की हम बात करें तो यहां पंचकुला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कौन से? 2 वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों पंचकुला में। कौन कौन से? एक बीड़ शिकारगढ़, बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पिंजौर में, और दूसरा खोल ही रैतान, खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में। ठीक है बच्चों, 2 वन्य जीव अभ्यारण्य भी पंचकुला में है। एक तो बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो पिंजौर में है, और दूसरा जो बच्चों खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां है? तो वो है बच्चों पंचकुला में। तो ये बच्चों हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी मंत्री कंवरपाल, आप जानते हो वन मंत्री, वन्य प्राणी मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, शिक्षा मंत्री भी यही है, पर्यटन मंत्री भी यही, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री भी यही है। इन लोगों से आह्वान किया कि प्रकृति को परमात्मा मानकर दिन प्रतिदिन लुप्त हो रही पेड़ पौधों की प्रजातियों और वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आगे आए। हरियाणा के इस केंद्र पर गिद्धों की संख्या 370 है, जिसमें 300 से अधिक पक्षी यही पिंजौर में पैदा हुए हैं। वे गुरुवार को वन्य एवं वन्य प्राणियों द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित वन्य प्राणी सप्ताह के समापन पर यहां निकट पंचकुला के बीड़ शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जोधपुर गांव में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से स्थापित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। तो बच्चों बीड़ शिकारगढ़ जो
वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंतर्गत ही जोधपुर गांव है। जोधपुर गांव में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके अलावा मैंने आपको बताया रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, इसके अलावा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से जो है ये एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र जो है वो बनाया गया है। तो यहां पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे पर्यावरण मंत्री, जो हमारे वन्य जीव मंत्री या पर्यटन मंत्री, वन मंत्री जो हैं वो कंवरपाल गुर्जर जो हैं वो लोगों से मुख्य अतिथि के रूप में जो है ये संबोधन कर रहे थे। अगला है बच्चों फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 100 में हरियाणा की सावित्री जिंदल को 19वां स्थान मिला है। कौन सा 19वां? सावित्री जिंदल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? ठीक है बच्चों, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 100 में हरियाणा की सावित्री जिंदल को 19वां स्थान मिला है। तो सावित्री जिंदल किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये हिसार से बच्चों। मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन यहां होता है बच्चों, वो इसी जिंदल परिवार के कारण। ठीक है, आप जानते हो हरियाणा के स्टील किंग कौन है? हरियाणा के स्टील किंग श्री ओपी जिंदल, श्री ओम प्रकाश जिंदल जो है वो हरियाणा के स्टील किंग कहलाते हैं बच्चों। इसके अलावा इन्हें मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना, मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ स्टील जो वो कौन है? श्री ओम प्रकाश जिंदल। कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से बच्चों। ठीक है, श्री ओम प्रकाश जिंदल जो प्रमुख उद्योगपति हैं बच्चों, जो जिंदल समूह उसके चेयरमैन थे, उनके संस्थापक थे, और जो है बच्चों हरियाणा के विद्युत मंत्री भी बने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार जो पहली आई थी, पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार में जो है वो विद्युत मंत्रालय श्री ओम प्रकाश जिंदल के पास था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो स्वर्ग सिधार गए। उनके बाद जो है उनकी राजनीतिक विरासत उनकी पत्नी सावित्री जिंदल ने संभाली बच्चों। हिसार से जो है ये विधायक रही हैं, और अब जो है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 100 में सावित्री जिंदल को 19वां जो स्थान है वो मिला है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र से ओम प्रकाश जिंदल जो है वो सांसद रहे हैं। क्या रहे? हिसार से विधायक और कुरुक्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनके सुपुत्र नवीन जिंदल, इनके जो सुपुत्र हैं बच्चों नवीन जिंदल जो वो भी कुरुक्षेत्र से जो सांसद रहे हैं। कहां से सांसद रहे? कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं नवीन जिंदल। अगर मैं नवीन जिंदल की बात करूं बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में क्वेश्चन है कि भारत के आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाला व्यक्ति कौन है? नवीन जिंदल। इसी कारण ये चर्चा में आए थे बच्चों। पहले हमारे देश में आम आदमी को तिरंगा फहराने का, जैसे अपने घर के ऊपर तिरंगा फहरा दिया, अपनी किसी बिल्डिंग, किसी जो संस्था उसके ऊपर, यह अधिकार नहीं था। यह अधिकार दिलाया किसने? नवीन जिंदल ने, जो स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल के सुपुत्र हैं, जिन्हें हरियाणा का स्टील किंग या मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के आम नागरिक को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाले व्यक्ति नवीन जिंदल हैं बच्चों। ठीक है, फिलहाल जो है ये अगर वर्तमान की बात करें तो ये जो है वो किसके अध्यक्ष हैं? वर्तमान की बात करें तो नवीन जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और यहां मैं इनकी पत्नी की बात भी करना चाहूंगा, शालू जिंदल। बच्चों इनकी पत्नी का नाम है शालू जिंदल, जो कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना है बच्चों। कौन? शालू जिंदल। किसकी पत्नी है बच्चों? नवीन जिंदल की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सावित्री जिंदल हिसार से संबंधित है, नवीन जिंदल हिसार से संबंधित है, शालू जिंदल हिसार से संबंधित है बच्चों। ठीक है, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। इनके पिता ओम प्रकाश जिंदल भी कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। इनकी माताश्री जो है वो विधायक रही हैं। कहां से? हिसार से। इनके पिता विधायक रहे हिसार से। और बच्चों विद्युत मंत्रालय भी बच्चे उनको दिया गया था। इनकी पत्नी शालू जिंदल जो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो रही है। और बच्चों अगर मैं बात करूं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 100 में टॉप पर कौन रहा है?
टॉप पर रहा है बच्चों मुकेश अंबानी। रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, लगातार 13वें साल पहले स्थान पर रहे हैं। 6.62 लाख करोड़ 6.62 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ वो पहले स्थान पर रहे हैं। और दूसरे स्थान पर रहे अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, जो वो दूसरे स्थान पे रहे हैं। ये आपके इंडिया जीके में काम आएगा। और सावित्री जिंदल 48.57 हजार करोड़ की संपत्ति के साथ ओपी जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल जो 19वें स्थान पर है। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी 6.62 लाख रुपए करोड़ से अधिक लगातार 13वें साल से पहले स्थान पर, 13वें साल जो पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर अडानी समूह के गौतम अडानी जो है वो रहे हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट जो है कीजिए। इसके अलावा बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और लगातार अपनी जो तैयारी है उसमें जुटे रहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब तक कि ऑफलाइन कोचिंग जो है शुरू नहीं हो जाती बच्चों। और दूसरा मैं आपको फिर कहता हूं, अगर किसी को ऐप में दिक्कत है बच्चों तो उसको अपडेट कर लें तो बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा ऐप के। तो 9416960333 इस नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।